हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हाजिर हैं हम एक और करंट अफेयर्स का वीडियो लेके। ये करंट अफेयर्स है दिसंबर के सेकंड वीक का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर हफ्ते करंट अफेयर्स के वीडियोस लेके आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी मंथ्स के भी, जो पिछले प्रीवियस मंथ्स हैं, उन सब का लिंक मिल जाएगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक का भी लिंक मिल जाएगा। और ऊपर आई बटन पे भी मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक के वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहला है सीडीएस जनरल रावत किल्ड इन कॉप्टर क्रैश। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है, जो कि 8 दिसंबर को आई थी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा था, जिसमें हमने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को खो दिया है। जनरल रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, जो वेलिंगटन में है, वहाँ जा रहे थे लेक्चर देने के लिए। और वो सवार थे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17V5 में, तो जो कि क्रैश हो गया है कुनूर सिटी के पास नीलगिरी हिल्स में 8 दिसंबर को। साथ में उनकी पत्नी भी थी, मधुलिका रावत, साथ और आर्मी पर्सनल्स थे, यानी कि हमारी भारतीय फौज के लोग थे। तो कौन कौन थे, आइए उनको देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इसमें, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप अरक्कल, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, हवलदार सतपाल, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि इकलौते सर्वाइवर थे। वो भी इसमें सवार थे, लेकिन वो अभी 80% बर्न के साथ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि जनरल विपिन रावत ने बहुत ही ज़्यादा, जब से उन्होंने पोस्ट संभाली है और जब वो आर्मी चीफ भी थे और जब उन्होंने ये सीडीएस बने, उन्होंने डिफेंस सेक्टर उसको बदल दिया था। मेक इन इंडिया में उनका बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए वो प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज थे। क्योंकि जितने भी हम देख रहे हैं, जितनी डील हुई है हमारी, जितने भी हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ है, हमारी सारी तीनों हमारी फोर्सेस का, नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, उसमें जनरल विपिन रावत का बहुत बड़ा हाथ था। तो इट्स अ वेरी बिग लॉस टू आवर कंट्री। इंडिया टेस्ट फायर्स वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल। तो DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने टेस्ट फायर करी है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि सीधे ऊपर जाती है और शॉर्ट रेंज में जो हमारे टारगेट हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करती है। और इस सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से चलेगी, हवा में हमारे टारगेट को ध्वस्त कर देगी। और ये कहाँ से फायर हुई थी, टेस्ट किया था इसको चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट में। और इट विल बूस्ट द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवल शिप्स अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स। तो ये हमारा ये जो नेवी है उसको बहुत इजीली यूज़ कर पाएगी, क्योंकि जितने भी ऊपर से अगर कोई हमारी नेवी हमारे शिप्स पर हमला करने वाला है, तो सीधे हम इसको, इस मिसाइल से उस खतरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा भी मैंने बताया कि जनरल रावत ने तीनों फोर्सेस को स्ट्रांग बनाने में और पावरफुल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सुनील अरोरा जॉइंस IDEA। तो ये सेलुलर कंपनी आइडिया नहीं है, ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, IDEA। तो जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा, उन्होंने इसका एडवाइजरी बोर्ड ज्वाइन किया है। IDEA का जो है इंडिया, वो फाउंडर मेंबर है। और इसका जो बेस है IDEA का, वो है स्टॉकहोम में। इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका काम होता है इट वर्क विद अ मिशन टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करने के लिए इनका काम होता है। 15 कंट्रीज़ के इसमें मेंबर्स होते हैं, जो कि डेमोक्रेसी को और जो इलेक्शंस हैं जो हो रहे हैं उनको फेयर बनाने के लिए उन पर नज़र रखते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इनसे अच्छा आदमी कौन हो सकता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा है। इनका कार्यकाल कब तक था, दिसंबर 2018 से अप्रैल 12 2021 तक ये भारत के CEC रहे। UAE अडॉप्ट 4.5 डे वर्क वीक, मतलब 4.5 दिन। अभी तक 5 दिन होता है पूरी दुनिया भर में, लेकिन UAE ने इसको 4.5 दिन कर दिया है। सोचिए कितना आराम हो गया है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को। 4 दिन जमकर काम करिए, 5वें दिन आपको
हाफ डे मिलेगा सैटरडे संडे, यू कैन एंजॉय योर सोशल लाइफ। ये अरेंजमेंट देखा जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इनहेंस सोशल वेलबींग एंड टू बूस्ट वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो इसमें यूएई ने पहली ऐसी कंट्री हुई है जिसने ये वाला फॉर्मूला अपनाया है, वरना पूरे दुनिया भर में 5 दिन होता है। हमारे भारत में तो 7-7 दिन तक लोग ऑफिस में काम करते रहते हैं। तो जो नई टाइमिंग्स है उनके हिसाब से मंडे टू थर्सडे सुबह 7:30 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम होगा, 8 घंटा। और फ्राइडे को ये 7:30 से 12 बजे तक होगा, और 12 बजे के बाद 1:15 बजे जो है ये प्रेयर्स होंगी, जो कि नमाज होगी 1:15 बजे। और फ्राइडे को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास एक ऑप्शन और भी है, वो लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं फ्राइडे को। तो ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर कोई फटीग ना हो, वो सिर्फ काम ही ना करें, वो अपनी सोशल लाइफ भी इंजॉय करें। अंबानीज टॉप लिस्ट ऑफ पावर कपल्स, तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स, इसने एनुअल सर्वे किया है IIHB। इसके हिसाब से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ नीता अंबानी, उनको पावर कपल्स की जो लिस्ट है उसमें टॉप रैंक किया गया है। तो मतलब इंडिया के जो टॉप मोस्ट पावर कपल हैं वो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। सेकंड नंबर पे हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, और तीसरे नंबर पे हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। तो इसको जज कैसे करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं जिन पे ये परखा जाता है, तो वो है कपल्स का देखा जाएगा कितने डायनामिक हैं, सक्सेसफुल कितने हैं, इनोवेटिव, यूनिक, प्रेस्टिजियस, प्रोग्रेसिव, फन, चार्मिंग, डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट, मेड फॉर ईच अदर, हाई क्वालिटी, आउटडोरसी, ऑथेंटिक एंड बेस्ट ब्रांड। तो ये सब देखते हैं, ये सारे ये फैक्टर्स हैं, ये सारे यार्डस्टिक्स हैं जिनके ऊपर उनको तोला जाता है। उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि कौन हमारे सबसे मजबूत दावेदार हैं पावर कपल बनने के। सरयू कैनाल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में 9,802 करोड़ का सरयू कैनाल प्रोजेक्ट बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया है। ये बहुत सालों से, पिछले 50 सालों से बन रहा है, लेकिन अब जाके इसको कंप्लीट किया गया है। इस सरकार ने जाके इसको कंप्लीट किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 25 से 30 लाख जो फार्मर हैं बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज के जो इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो फार्मर्स हैं उनको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और ये जो कैनाल है इससे लगभग 14 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको सींचा जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है। और इसके तहत घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहनी, तो ये जितनी नदियां हैं इनको क्या करा जाएगा, इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। तो कभी एक नदी में पानी कम होता है तो दूसरी नदी से उसको फीड किया जा सकता है। तो सारा ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी और ये इतना सारा एरिया जो है सबको इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाएंगी। और इसके कारण जो ये पूरा एरिया बारिश के मौसम में ये वहाँ फ्लड भी काफ़ी आ जाता है, घाघरा वगैरह काफ़ी फ्लड ले आती हैं। उससे क्या होगा, जब घाघरा में पानी आ रहा है तो ये बाकी नदियों में जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर उसका पानी छोड़ दिया जाएगा। तो जो बाढ़ की समस्या है इस इलाके में वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो डबल फ़ायदा है, एक तो पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, और दूसरा बाढ़ से जो बाढ़ आती है उससे किसानों को मुक्ति मिल जाएगी, उनकी फसल खराब होने के चांसेस अब बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावा अभी जो केन और बेतवा रिवर इंटरलिंक सेम टाइप के प्रोजेक्ट है, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसको भी यूनियन जो हमारी कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है। यह है 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसको भी, इसमें भी होगा कि उसमें ऊपर इतनी सारी नदियों को कनेक्ट किया गया, यहाँ पर केन और बेतवा रिवर को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो बुंदेलखंड एरिया है वो पूरा सूखा एरिया माना जाता है मध्य प्रदेश में और यूपी में। मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न एरिया है और उत्तर प्रदेश का जो सदर्न एरिया है वो पूरा बुंदेलखंड एरिया है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उसको वहाँ पर जो किसानों को वहाँ पर पानी की समस्या को दूर करने के लिए, वहाँ पीने के पानी की भी दिक्कत है, तो उसको समस्या को दूर करने के लिए ये केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है। और ये पैसा भी इतना 44,000 करोड़ का अप्रूव हो गया है। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये है। तो कैथरीन रसेल जो हैं वो यूनिसेफ की नई प्रेसिडेंट अनाउंस हो गई हैं। तो सेक्रेटरी जनरल जो हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का हेड अनाउंस कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है। और अब वो किसको सक्सीड करेंगी, इनसे पहले कौन था, इनसे पहले थी हेनरिएटा फोर, जिन्होंने जुलाई 2021 में रिज़ाइन कर दिया था अपने फैमिली और हेल्थ इश्यूज़ को, और अब उनकी जगह पर
कैथरीन रसेल आ गई हैं। रसेल जो हैं वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की असिस्टेंट भी हैं। अब अगले पे चलते हैं। ओलफ शोल्ज, इन्होंने जर्मनी के ये चांसलर नियुक्त हो गए हैं। तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ओलफ शोल्ज को चुन लिया गया है एज ए चांसलर। कौन से चांसलर बनेंगे? ये 9th चांसलर बनेंगे। जो एंजेला मैर्केल थी वो 8th थी और एंजेला मैर्केल को ये रिप्लेस करेंगे जो कि 16 साल से चांसलर की कुर्सी पर काबिज थी। और अभी जो वोट पड़े थे इनको, वो पड़े थे 395। तो 395 वोटों से ये चांसलर की कुर्सी पर चुन लिए गए हैं। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इनका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ये किस किस को मिलेगा? जो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड है और 57th दोनों का अनाउंसमेंट हो गया है। 50 तो ये किस किस को मिलेगा? जो 56th मिलेगा वो मिलेगा एसमीज पोएट हैं नीलामणि फुकेन जूनियर, और 57th मिलेगा कोंकणी नोवेलिस्ट हैं दामोदर मौजो। और जो फूकन को मिलेगा वो मिलेगा, तो उनको क्यों मिलेगा फूकन? उनको फूकन को मिल रहा है उनका इंडियन लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, लाइफ लॉन्ग डिवोशन टू लिटरेचर, और ये उनको 56th अवार्ड मिलेगा। और वहीं पर 57th जो मिलेगा वो दामोदर मौजो को मिलेगा जो कि 77 ईयर ओल्ड हैं और उन्होंने बहुत ही फेमस नॉवेल्स लिखी हुई हैं जैसे सुनामी साइमन और करमेलिन। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज भी उनकी काफ़ी मशहूर हैं जैसे अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा और टेरेसाज मैन। तो इन दोनों को याद रखिएगा। 56th मिल रहा है नीलमणि फुकन जूनियर और 57th मिल रहा है कोंकणी नोवेलिस्ट हैं दामोदर मौजो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। हम लगातार करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के वीडियोस लाते रहते हैं। बहुत जल्दी हम एक नया सब्जेक्ट भी ऐड करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पे सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।